अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसे बनती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या है, ये एक्सप्लेन करती है इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम को। मीन्स हमारे पास कार्बन एटम की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस in which the atomic orbitals having different shapes and different energies intermix to give equal number of degenerate orbitals। वो प्रोसेस जिसके अंदर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक और चीज़, वो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हैविंग डिफरेंट same or different shape and energies intermix to give equal number of degenerate orbitals। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी या तो एनर्जी सेम है, एनर्जीज और शेप्स, या फिर डिफरेंट है, दोनों केसेस हो सकते हैं। इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो मोस्टली डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि सेम शेप और एनर्जी रखते हैं। ये चीज़ है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स थे जिनकी शेप और एनर्जी आपस में डिफरेंट थी, उन्हें हमने इंटरमिक्स किया, मर्ज किया एक दूसरे के अंदर, और उसके नतीजे में कोई हाइब्रिड चीज़ बनी। और हाइब्रिड चीज़ के अंदर ऑब्वियसली सारे ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके साथ साथ वो बनने वाले ऑर्बिटल्स सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे 100%, क्योंकि और उनकी शेप और एनर्जीज भी सेम होंगी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप्स और एनर्जीज एक जैसी होती हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो ऑर्बिटल्स टेंडेंसी रखते हैं कि वो अपने आप को स्पेस के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसी होती है हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होती है कि हमारे पास लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जैसे हम करते हैं ऑर्बिटल्स को लिखते हैं 1s2 2s2 2px एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि s वाले ऑर्बिटल्स लोअर हैं और p वाले ऑर्बिटल्स हायर हैं। तो हमारे पास लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाता है। सेकंड स्टेप में लोअर और हायर ऑर्बिटल जो भी हैं एस एंड पी, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं वो हमें बताती हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। पहली हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है sp3, दूसरी sp2 और तीसरी sp। तो हम इस टॉपिक के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 और 1 4। तो हमारे पास टोटल बनेंगे 4 ऑर्बिटल्स। उनका नाम क्या होगा? चारों का नाम sp3 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 होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उन सब के अंदर एक s और 3p की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो हम उन्हें कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि उन चारों के अंदर एक s और 3p की क्वालिटीज़ होंगी।
और पी क्योंकि तीनों आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसका मतलब है कि पी की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और एस की कम कंट्रीब्यूशन है। अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अभी हम जस्ट थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और डिटेल पढ़ेंगे। वो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मींस हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो sp3 हुई है। पहली चीज़ हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की। तो वो कंपाउंड्स, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे थे, तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बनता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो डेवलप होती है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है। इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 साइड्स हैं, इसका मतलब है 4 बॉन्ड्स हैं। उन बॉन्ड्स का आपस में एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। मीन्स हमें जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ज्योमेट्री बतानी होती है, हमें बॉन्ड एंगल बताना होता है, और हमें साथ साथ ये भी बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पहले एक्साइटेशन हुई, उसके बाद इंटरमिक्सिंग हुई, आर्बिटल्स हाइब्रिड आर्बिटल्स बन गए। उसके बाद अगली चीज़ जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है वो बॉन्ड्स बनाता है, बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। तो वो बॉन्ड्स बनाने का प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, कार्बन के वो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं वो ओवरलैप करते हैं किसी और ऑर्बिटल्स के साथ, और उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे मीथेन के केस में कार्बन का बॉन्ड होता है 4 हाइड्रोजन्स के साथ, तो वो क्या करता है, कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे हमारे पास, वो चारों 4 हाइड्रोजन एटम्स के 4 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है। मीन्स पूछना ये था कि कहाँ पे पाई जाती है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से जनरेट होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर को प्रिपेयर करें।